श्रोता मित्रों, वैसे तो बच्चों के लिए भी कई तरह की बीमारियों के नाम सुनने में आते हैं, लेकिन एक बीमारी ऐसी है जिसका नाम है ऑटिज्म। कम सुनने को मिलती है, लेकिन ये क्या है, किस उम्र के बच्चों की हो जाती है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या नुकसान हैं और इसका उपचार कैसे है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी जी को। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। आकाशवाणी परिवार को, सभी सुधी श्रोताओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आभार और आप सभी के स्वस्थ तन मन मस्तिष्क और दीर्घायु जीवन की मंगल कामनाएं। धन्यवाद हमारे श्रोताओं के लिए इतनी अच्छी मंगल कामना देने के लिए। डॉक्टर साहब, जिस विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ऑटिज्म, सुनने में तो कम आता है, लेकिन है क्या ऑटिज्म? देखें, अगर ऑटिज्म जब आपने बोला तो इसका उच्चारण हमने अंग्रेजी में किया जी। अब विषय को शुरू करने से पहले जरा हम इस शब्द को ही समझ लेते हैं। बिल्कुल। ऑटिज्म जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं तो एक फिल्म आपने देखी होगी, तारे ज़मीन पर। हाँ, देखिए। उसमें एक बच्चे का चित्र आता है। हाँ। और उसका रूठा हुआ व्यवहार, ऑटिज्म के नाम से अगर हम देखते हैं, वैसा एक बच्चा जो हठी है, ढीठ है, दुष्ट है, हमारी बात नहीं सुनता, तो हमें उसके प्रति हमारे मन में जो संवेदना या जो भाव जागृत होता है वो थोड़ा सा क्रोध वाला रहता है। क्रोध वाला आता है, बिल्कुल। लेकिन इसी को जब इसके हिंदी अर्थ में समझने का प्रयास करें तो जो चित्र उस समय हमारे मस्तिष्क पर बनता है उसमें करुणा और वात्सल्य का भाव आ जाता है। इतना फर्क पड़ता है, इतना फर्क अंग्रेजी और हिंदी के शब्द में। और इससे पूरा चित्र समझ में आ जाएगा सामान्य लोगों को भी, जो इससे परिचित नहीं भी हैं, क्योंकि उसका अर्थ है स्वलीनता या आत्मविमोह, यानी अपने में खोया हुआ। हाँ, स्वलीनता, अपने आप में ही खोया हुआ। तो जिस बच्चे को हम अंग्रेजी में ऑटिज्म कहने पर कहते थे कि ये अपने मन का है, जब हम हिंदी में स्वलीनता कह रहे हैं तो हमारे अंदर भाव आता है वो अपने मन का नहीं, वो अपने मन में ही है। अपने मन में ही है। अपने मन में ही है। इसका उसका लापता मन, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल अब इसको और थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ऑटिज्म को कैसे समझेंगे? ऑटिज्म एक विकास के क्रम में बच्चों की बीमारी है। तो बच्चों में 1 से 3 के आयु वर्ष की अवस्था में इसकी पहचान हो पाती है, लेकिन कई एक स्थितियों में जन्म से लेकर और किशोरावस्था तक के भी इसके लक्षण आप देख पाएंगे। कैसे देखेंगे? जैसे अब बच्चे की सामान्य जो विकास की अवस्थाएं हैं, उनमें डिले होने लगता है। अच्छा। जैसे अमूमन बच्चा 6 से 9 महीने के अंदर अवस्था में थोड़ा बहुत बड़बड़ाना शुरू कर देता है, अपने आप में गुनगुनाता गाता रहता है, कुछ बोलना रहता है। यह बच्चा नहीं बोलेगा। या 12 महीने की अवस्था जब होती है तो वो 1-2 शब्द बोलता है। आप जब कोई उसको इशारा करते हैं तो वो हंसता है, देखता है, उसको बुलाएंगे तो वो भी इशारे करता है, पोस्चर बनाता है, कूदने खेलने का प्रयास करते हैं, यानी बाल मनुहार वो व्यक्त करने लगता है जी। और 2 साल की अवस्था आते आते लगभग 24 महीने की अवस्था में बच्चे 1-2 शब्द के वाक्यांश बनाने लगते हैं। बिल्कुल। वो गुनगुनाने लगते हैं। यह तो सामान्य विकास हुआ। लेकिन ऑटिज्म से अगर बच्चा प्रभावित है, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि दादी नानी या हम लोगों के परिवारों में अगर संयुक्त परिवार है या एकल परिवार भी है, तो लोग कह देते हैं बच्चा भी बोल नहीं रहा है, अभी वो चल नहीं पा रहा है, या हम उसको 1-2 बार बुलाते हैं तो हमको इग्नोर करता है, सुनता नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो सुनाई नहीं पड़ रहा है। हमको लगता है कि ये सुन नहीं पा रहा है, क्या कारण है जी, रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है। तो जब ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें डिले होता है, तो पहला जो पहचान का लक्षण मैं समझाना चाह रहा था कि बच्चा बोलने में देरी करता है, वो बोल नहीं पा रहा है, जो हमको समझ में आता है। तो फिर या चलने में देरी करता है, तो हम उसको मान कर ये अवॉइड कर जाते हैं कि अरे कभी कभी ये तो इसके चाचा तो 2.5 साल में बोले थे, इसके पापा इतने साल में बोले थे। तो कुछ बच्चे देरी भी करते हैं, लेकिन साथ साथ उनका जो सामान्य व्यवहार, जो अपेक्षित व्यवहार उनकी आयु अवस्था के अनुसार है, वैसा वो प्रदर्शन नहीं करते हैं जी। ये ऑटिज्म की एक सिंप्लीफाइड फिगर जो हमको पिक्चर के रूप में सामने दिखती है ऐसे बच्चों में। तो जब ये स्वलीनता की स्थिति जब आती है डॉक्टर साहब, तो क्या ये जन्म के कुछ दिनों बाद से ही दिखने लगती है, या एक उम्र लेने के बाद होती है, या बढ़ती हुई उम्र में कभी भी हो सकती है? जैसा मैंने बताया कि बच्चों में है 1 से 3 वर्ष की आयु अवस्था जो है वो प्रमुख रूप से जिसमें हम इसको पहचान पाते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस हो पाती है। लेकिन इस प्रश्न को पूरी तरह समझने के लिए इसके कारण को समझना पड़ेगा कि बच्चों में जन्म के बाद या जन्म के साथ, यानी इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि कैसे हो पाता है जी। कोई जांच भी नहीं है इसकी, कोई पैथोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल जांच भी नहीं है। मतलब विकास के क्रम में आने वाली है एक ऐसी समस्या है जिसको रुकावट है। हाँ, इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। मतलब ब्रेन का जो मस्तिष्क का विकास है, स्वाभाविक विकास में कहीं कुछ कमी है, उसका कारण अब जब
उसकी पूरी केस हिस्ट्री देखते हैं तो माता के गर्भ में जब बच्चा आया उससे पहले पारिवारिक हिस्ट्री में कोई ऐसी पुरानी बीमारी हो सकती है, कोई फैमिली टेंशन, स्ट्रेस, तनाव की अवस्था, कोई दीर्घकालिक ऐसा इलाज चल रहा है, कोई दवाएं ऐसी चल रही हैं, साइकोटिक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स माता लंबे समय से सेवन कर रही है, या कुपोषण भी एक कारण इसका लिया जा सकता है क्योंकि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर रहा है, तंत्रिका विकसित नहीं हो पा रही है, तो कुपोषण उसका एक कारण पॉसिबल है। तो जन्म के 6 महीने के बाद से भी बच्चा चुपचाप पड़ा रहता है, ऐसा लगता है सोया हुआ है, तो लेकिन उसको हम सुस्त मान पाते हैं, क्लिनिकली बहुत वेरीफाइड नहीं हो पाता। संभव है कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक संभावनाएं हो सकती हैं। एक ऐसी भी अवस्था आती है, जैसा आपने पूछा, तो उसमें ऐसी भी अवस्था आती है कि मान लीजिए उसने समय पर बोलना शुरू किया, सारी गतिविधियां जो विकास की आई वो सब समय पर रहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब बच्चा स्कूलिंग शुरू होती है, उसकी स्कूल में जाता है, तो टीचर बताते हैं ये अन्य बच्चों के साथ बात नहीं करता, ये करता तो सब है लेकिन चुपचाप बैठा रहता है, अकेले बैठता है, किसी के साथ खेलता नहीं है। हम जब पूछते हैं तो एक चुप बस 2-3 बार शांत रहता, काम करके लाया तो दिखाया, नहीं तो कुछ एक्टिविटी उसकी स्कूल में नहीं आती, स्लो हो जाती है। ये प्रक्रिया अगर ऐसा आ रहा है तो ये रिग्रेशन की फेज है, मतलब डेवलपमेंट उसका 1 से 3 साल में ठीक ठाक रहा, लेकिन जब विद्यालय में जब वो गया उस समय अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं, इसका मतलब अब ये डेवलपमेंट शुरू हुआ उसके अंदर, यानी रिग्रेशन की जो डेवलपमेंट था न्यूरोलॉजिकल उसका, वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा है। डॉक्टर साहब, इसके कारण जैसे कि एक आपने बताया कि स्लो मोशन हो जाना, शांत रहना, स्वलीनता की स्थिति, अपने में खोए रहना, और क्या क्या प्रभाव पड़ने लगता है उसके ऊपर, जिससे कि एक माता पिता या उसके इष्ट मित्र सचेत हो जाए कि इस बच्चे को कुछ समस्या है। पहचान के लिए लक्षण, बिल्कुल, कैसे पहचान? हाँ, ये तो छोटी अवस्था में यानी 1 से 3 वर्ष की अवस्था में हमने इसको पहचाना। कारण में जैसे मैं चर्चा कर रहा था, अगर इसको और समझेंगे तो कई बार आपने पूछा कि कैसे आने लगते हैं, तो इस पर अध्ययन कई विश्वविद्यालयों में हुआ, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय, यूएई के न्यूयॉर्क में, एक मुझे याद आ रहा है होम्योपैथी में डॉक्टर डच चिकित्सक थे, 2010 में उन्होंने 300 बच्चों पर अपना अध्ययन किया, इसी बीमारी को लेकर के ऐसे लक्षण के बच्चों पर अध्ययन किया 300 पर जी। और उन्होंने ये पाया कि यह कई सारे कारणों का एक समूह है। अच्छा। एक अकेला कारण इसके पीछे नहीं है, स्पष्ट नहीं है। यद्यपि WHO या आज जो अमेरिकन पीडियाट्रिक डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके हिसाब से तो आज भी टीकाकरण, उन्होंने टीकाकरण को लेकर अध्ययन किया था, तो ये पाया कि 70% कारण टीकाकरण, 25% कारण कोई टॉक्सिक दवाइयाँ जिनका ओवरडोज हो रहा है या लंबे समय से ले रहे हैं, और 5% में डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल कॉज हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने पाया, लेकिन इसको अन्य संस्थाएं जो अभी मानक टीकाकरण के अनुरूप नहीं मानती हैं। एक अध्ययन पाया गया कि बच्चों की आंतों में कुछ आणविक संरचनाओं में परिवर्तन आ जाता है। सर, अब बच्चा हमारा कैसे पहचान पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि इसका हमने बताया कोई जांच नहीं पहचान पुष्टि के लिए, तो हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन चाहे माता पिता करें या चिकित्सक करेगा, उसके व्यवहारिक प्रदर्शन 2 प्रमुख बिंदु हैं। पहला तो संवाद, यानी बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता है जी, हमसे आपसे किसी से, परिवार में किसी से बात नहीं करेगा, अकेला बैठा, हंसता बोलता मिलता नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ जो सामाजिक अपेक्षित व्यवहार है वो टूट जाता है, यानी सोशल कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, वो किसी से संवाद स्थापित नहीं कर रहा है, सोशल जो अपेक्षित व्यवहार है प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा है जी। और तीसरा है, या तो वो हाइपर एक्टिव हो गया है, गतिशीलता, एक जगह बैठेगा नहीं, चलता रहेगा, एक ही काम की पुनरावृत्ति बार बार, एक ही शब्द को बार बार रिपीट कर रहा है, एक ही वाक्यांश, अगर बड़ा हो गया बच्चा स्कूलिंग में है तो एक ही अंतिम के जैसे कुछ पैराग्राफ वो पढ़ रहा है, कुछ अपनी बात कहना चाह रहा है, तो वो अंत में जो शब्द आएंगे उनको बार बार रिपीट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो आपने पूछा उसका जवाब इसलिए नहीं देता कि आप क्या पूछ रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा है, और फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया देनी है उसका विश्लेषण नहीं कर पा रहा है उसका मस्तिष्क, तो वो उसी में उलझा हुआ है कि मुझे क्या करना चाहिए, और फिर वो अपने हिसाब से वही करता है जो वो कर रहा होता है, उसी को रिपीट करता रहता है। जैसे छोटा बच्चा है, दरवाजा बंद किया, आपने मना किया नहीं बेटा ऐसा मत करना, उसको अच्छा लगा, फिर गया, फिर बंद किया, आप मना करते रहिए। मान लीजिए उसको कोई म्यूजिक पसंद है, आप चला दीजिएगा, फिर आपके पास वापस आ जाएगा। यानी वो उन्हीं विषयों पर केंद्रित होगा जिनको वो पसंद करता। वो उसको आपकी घृणा से कोई मतलब नहीं, उसको आपके क्रोध से कोई मतलब नहीं, उसको आपके प्रेम से कोई मतलब नहीं, वो आपकी भावनाओं को समझता ही नहीं है, वो ढीठ नहीं है। उसके मन में जो विचार चल रहे हैं या जहाँ वो केंद्रित है, केवल उतना ही ये जानता है, वो समझ नहीं पा रहा है। तो सर,
कारण के विषय में आपने बताया कि कई तरह के कारण हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक रीज़न अभी तक प्राप्त नहीं हुआ इसका, प्राप्त हुआ है। जो स्वलीनता है, जो ऑटिज्म है। ऐसे ही लक्षण जो आपने बताए, इस तरह के लक्षण अगर प्रकट हो तब उसके माता पिता को सचेत हो जाना चाहिए कि हमको इसको चिकित्सक को दिखाना चाहिए, क्योंकि सामान्य बच्चे से अलग हटके इसका कुछ व्यवहार है। मान लीजिए वो चिकित्सक के पास पहुंचता है तो चिकित्सा विधि में कुछ जांचें हैं इसके लिए, क्या कोई स्पेसिफिक जांच है जो ये बताए कि बच्चा जो है वो स्वलीनता की तरफ या ऑटिज्म की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, बच्चे के ऑटिज्म के लिए कोई विशेष जांच पैथोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल नहीं है। हाँ, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन फिजिशियन जरूर करता है। वो माता पिता से हिस्ट्री लेता है, ये क्या करता है। क्लिनिक में भी बैठेगा तो वो उनसे लगेगा कि वो उनके साथ आया तो है, उसको लेकर आए हैं माता पिता, लेकिन वो आप में या अपने माता पिता में कोई इंटरेस्ट, आप उसको गोद में लीजिएगा, वो आपके साथ नहीं, छिटक जाना चाहेगा, हमको अलग करिए। बिल्कुल। उसको चिपकाना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कि प्रेम से आपसे चिपक जाए, नहीं हमको अलग। वो अपनी अवस्था के परिवर्तन का विरोध करेगा। ये एक महत्वपूर्ण साइन दिखता है। जैसे कई तरह की पैथियां हैं चिकित्सा की जी, उसमें एक पैथी हमारी होम्योपैथी भी है जो भी प्राचीन है। आप वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, यदि कोई इस तरह का बच्चा आपकी दृष्टि में आता है किसी माता पिता के साथ, तो क्या उपचार संभव है उसका? उसको ठीक करने की कितनी प्रोबेबिलिटी रहती? देखिए, होम्योपैथी लक्षणों पर ही आधारित बिल्कुल। और लक्षणों में मानसिक लक्षण इसमें प्रमुखता से लिए जाते हैं। फिजिकल मेंटल दोनों को प्रमुखता से लेते हैं जी। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरफ हम बढ़ते हैं जी। इसके लिए उसकी फैमिली हिस्ट्री, मदर की हिस्ट्री, उसके वर्तमान लक्षण, उसका डेवलपमेंट कैसा है, मेंटल प्रेजेंटेशन, बिहेवियर कैसा है, इसके आधार पर कई सारी मेडिसिन हैं। जैसे ट्यूबरकुलिनम है, मेडोरिनम है, एंटी माइजमेटिक। मुख्य कारण हमारे यहाँ था सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, माइजम, और उसके लिए अगर जिनकी तीव्रता रहती उसके आधार पर कुछ दवाएं होती हैं, उनको हम सेलेक्ट करते हैं। दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है। साथ में कुपोषित न होने पाए बच्चा, उसके पोषण का ध्यान रखना है, उसका प्रशिक्षण करना है। माता पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो बच्चे को उसकी किन विषयों से वो उत्तेजित हो रहा है उसको नियंत्रित करना है। वैसी भाषा नहीं बोलनी है जिससे वो चिढ़ जाए। धीरे धीरे प्रशिक्षण और उसको कुपोषित होने से बचाएं, उसका आहार विहार ठीक करें। हाँ, भ्रामरी प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण मस्तिष्क के लिए कहा जाता है। ये करें और उसके साथ बैठकर उसको कराएंगे, अभ्यास में लाएंगे, तो मुझे लगता है जो हम लोग दवा या प्रशिक्षण कर रहे हैं, धीरे धीरे उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। यानी स्वलीनता पर नियंत्रण किया जा सकता है अगर इन सारे प्रयास के साथ समाज का योगदान, सहयोग उसको मिलता रहे। बिल्कुल मिल सकता है। डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बच्चों में ऑटिज्म, उसके कारण, लक्षण और बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, इस विषय में जो जानकारी दी, इसके लिए आपका आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।